स्टडी विद शरण आईएएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में आप हिंदी साहित्य का एक क्लास देखेंगे। पिछली पद्मावत से संबंधित क्लास थी नागमती का विरह वर्णन। आज ये क्लास जो है उसी पद्मावत से संबंधित है। पद्मावत से संबंधित एक प्रश्न बार बार आता है, सिविल सर्विसेज में भी आता है, स्टेट सर्विसेज में भी, जहाँ हिंदी साहित्य ऑप्शनल वहाँ आता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य विद्यार्थियों में भी बार बार एग्जाम्स में, सिलेबस में, एमए बीए में पूछा जाता है कि पद्मावत कौन सा काव्य अन्योक्ति है या समासोक्ति है। पद्मावत अन्योक्ति है या समासोक्ति है, इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इससे बहुत आसान है ये, अगर आप ठीक से अन्योक्ति क्या होती है, समासोक्ति क्या होती है, पद्मावत में इसकी क्या प्रावधान है या किस तरह का इसका विवरण दिया गया है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अन्योक्ति क्या है, समासोक्ति क्या है। अन्योक्ति जो है, अन्योक्ति पहले देखते हैं। अन्योक्ति जैसे हम पद्मावत देखें, कामायनी देखें, इन दोनों में, पद्मावत और कामायनी दोनों में एक तो प्रस्तुत अर्थ है, या जो भी जितने भी इस तरह से रहस्यात्मक काव्य हैं इसमें एक प्रस्तुत अर्थ होता है, एक अप्रस्तुत। दो अर्थ होते हैं, एक प्रस्तुत अर्थ होता है, एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत। प्रस्तुत अर्थ मतलब जो हम पढ़ें, जो हम पढ़ रहे हैं उसी को समझना है। जैसे पद्मावत में जो प्रस्तुत अर्थ है या प्रस्तुत जो कहानी है उसमें पद्मावती, इसके बाद रतनसेन, नागमती और अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं के इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है। पद्मावती के पति रतनसेन हैं, जो नागमती के पति रतनसेन हैं, जो पद्मावती के प्रेम में पढ़ करके सिंघल दी जाते हैं। और वहाँ पर इसी से संबंधित, और बाद में जब अलाउद्दीन रतनसेन से क्लैश होता है तो इसमें रतनसेन की मृत्यु के बाद दोनों सती हो जाती हैं, नागमती भी पद्मावती भी। अब प्रस्तुत अर्थ में आध्यात्मिक अर्थ है। इसमें पद्मावती को एक तरह से प्रेम का प्रतीक माना गया है, और उसे जो है ईश्वर या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखा गया है। और उसमें जो पद्मावत से मिलने के लिए ये जाते हैं तो एक सुग्गा होता है, सुआ या तोता होता है, जो इनका मार्गदर्शन करता है, उसे गुरु माना गया है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। तो इस तरह से अप्रस्तुत अर्थ आध्यात्मिक है, इन प्रस्तुत अर्थ अप्रस्तुत अर्थ। अब समासोक्ति अन्योक्ति क्या है, इसमें दोनों में है। तो अगर प्रस्तुत अर्थ प्रधान हो, अगर प्रस्तुत अर्थ प्रधान हो और अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे, प्रस्तुत अर्थ प्रधान हो, अप्रस्तुत अर्थ बना रहे, तो क्या होता है, यह होता है समासोक्ति। और अगर अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो, अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो, तो क्या होता है, अप्रस्तुत अर्थ अगर प्रधान है तो ये अन्योक्ति होती है। क्योंकि अगर प्रस्तुत अर्थ गौड़ हो और अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो, अगर ये समझा जाए तो ये अन्योक्ति, ये अन्योक्ति होती है। यानी अर्थ कहीं अन्य जाकर के पढ़े, अप्रस्तुत अर्थ प्रधान हो तो अन्योक्ति। अगर प्रस्तुत अर्थ प्रधान है और अप्रस्तुत अर्थ भी बना रहे तो समासोक्ति होती है। दो कंडीशन है। अब पद्मावत के संदर्भ में इसको देखते हैं। जैसे पद्मावत में है, शुक्ल जी की बात पहले देखते हैं। चूँकि पद्मावत में दोनों कहानियाँ चलती हैं, एक तो कंटिन्यूएशन में या तारतम्यता में, जो हमने बताया रतनसेन, पद्मावती, नागमती और अलाउद्दीन की कहानी है, लगातार चलती है। और अप्रस्तुत अर्थ के रूप में आध्यात्मिक कहानी भी, इसमें अध्यात्म या गुरु से, ईश्वर से मिलने की जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो भी चलती रहती है। तो उसमें दोनों के संदर्भ में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे क्या मानते हैं, समासोक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि ये इसमें प्रस्तुत अर्थ ही प्रधान है और अप्रस्तुत अर्थ
बना रहता है। अप्रस्तुत अर्थ कहीं कहीं आता है चला जाता है, झलक दिखला के चला जाता है, तो अप्रस्तुत अर्थ प्रधान नहीं है, प्रस्तुत अर्थ ही प्रधान है, तो ये समासोक्ति है। एक ऐसे ही और विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इसे अन्योक्ति माना है। उनका कहना है कि इसमें जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो प्रधान है, इस वजह से ये अन्योक्ति है। और एक विद्वान और हैं जो जिनका नाम है गोविंद त्रिगुणायत, गोविंद त्रिगुणायत। इनका कहना है कि ये अन्योक्ति और समासोक्ति, अन्योक्ति और समासोक्ति का सुंदर नियोजन, अन्योक्ति और समासोक्ति का सुंदर नियोजन है ये। गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि अन्योक्ति और समासोक्ति का सुंदर नियोजन है। क्या? पद्मावत, ये जो पद्मावत है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य पाठकों के लिए तो समासोक्ति है, सामान्य पाठक अगर पढ़ता है तो ये समासोक्ति है या प्रस्तुत अर्थ ही उसके लिए मनोरंजक है। लेकिन अगर आध्यात्मिक पाठक कोई पढ़ता है, आध्यात्मिक पाठक अगर पढ़ता है तो उसके लिए रचना अन्योक्ति है, क्योंकि उसके लिए कौन सा अर्थ प्रधान होगा? अप्रस्तुत अर्थ प्रधान होगा, जो समय उस ये है। अब इसमें अगर अन्योक्ति किसको सिद्ध किया जाए तो अन्योक्ति में दो उदाहरण दिया जाता है अन्योक्ति के लिए। पहला, गुरु शिवा जहि पंथ दिखावा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। दूसरा है, दूसरी जो एक लाइन है इसमें, इससे संबंधित जो दी गई है दूसरी लाइन है, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई, बाँचा सोई न यही चित बंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। यहाँ पर देखिए, इसको इसी लाइन को दिखा करके ये बातें हैं कि नागमत गुरु सुगा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, ब्याचा सोई न यही चित बंधा। इसके आधार पर अन्योक्ति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अन्योक्ति सिद्ध करने का प्रयास, अब इसको हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, क्यों कैसे ये अन्योक्ति के कसौटी पर कितना खरा उतरता है। पहली बात, अगर इसको प्रक्षिप्त पाठ ना माना जाए तो इसमें हम जानते हैं कि रतन सेन, नागमती, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, इसमें इस कहानी में नागमती को और पद्मावती को, दोनों को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने समान व्यवहार किया है दोनों के साथ। दोनों के साथ, दोनों जब मृत्यु होती है तो स्वर्ग रत्नार हो जाता है, स्वर्ग रत्नार हो जाता है, नहीं, ये दोनों का पवित्र मृत्यु मानी जाती है। और दूसरा, जब रतन सेन की मृत्यु होती है तो ये दोनों सती हो जाती हैं, दोनों सती हो जाती हैं। इस तरह से दोनों के साथ उन्होंने समान व्यवहार किया है। और यहाँ पर क्या है, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। यहाँ पर नागमती को दुनिया धंधा कहा गया है और
पद्मावती को उच्च स्तर पर रखा गया है। तो विद्वानों का इस कथन से यही विरोधाभास प्रतीत होता है कि ये चीज़ें सत्य नहीं हैं और स्पष्ट है कि दोनों के साथ समान व्यवहार की वजह से ये जो यहाँ कहा गया है नागमती या दुनिया धंधा, इसको जो सिद्ध किया गया है तो वो सत्य नहीं है और यह अन्योक्त काव्य नहीं है। समासोक्ति के संदर्भ में देखते हैं तो समासोक्ति के संदर्भ में पहला तो ये है कि इसमें स्पष्ट रूप से जो एक प्रस्तुत लौकिक काव्य, लौकिक कथा चलती है, कंटिन्यू पूरा शुरू से अंत तक एक लौकिक कथा चलती है, रतन सेन की, पद्मावती की, नागमती की और अलाउद्दीन खिलजी की, एक जिसमें पाठक जिसका रसास्वादन करता है। दूसरा, अप्रस्तुत कथा प्रारंभ के आधे भाग में है, आधे भाग में, बाद में वो प्रभावी नहीं रह जाती है। तीसरा, आध्यात्मिकता जो इसमें है वो झलक दिखला के बीच बीच में झलक दिखला के लुप्त हो जाती है, बीच बीच में झलक दिखलाकर लुप्त हो जाती है। तो ऐसे में प्रस्तुत अर्थ के साथ यहाँ स्पष्ट है कि प्रस्तुत अर्थ है लौकिक कथा बनी हुई है, अप्रस्तुत कथा प्रारंभ के आधे भाग में यानी उपस्थित है, आध्यात्मिकता बीच बीच में झलक दिखलाकर लुप्त हो जाती है, यानी बीच बीच में अप्रस्तुत कथा बनी हुई है। तो समासोक्ति की परिभाषा एक प्रस्तुत कथा मुख्य होनी चाहिए और जो अप्रस्तुत है वो बीच बीच में या अपनी उपस्थिति बनाए रहे तो वो समासोक्ति होती है। तो स्पष्ट रूप से ये काव्य जो है जब रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है उसके अनुसार पद्मावत जो है, पद्मावत क्या है, एक समासोक्ति है ना कि अन्योक्ति। ये समासोक्ति काव्य है और इसको स्पष्ट रूप से मैंने पूरी तरह से अच्छे तरह से सिद्ध कर दिया। गोविंद त्रिगुणायत का कथन, जात गिरिरसन कथन, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और उसको अन्योक्त और समासोक्ति की परिभाषा क्या होती है, सारी चीज़ हमने बता दी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला जो है इसी संदर्भ में एक क्लास लेंगे कामायनी के संदर्भ में, उसमें भी हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह का काव्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।